तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और कुछ बचे हुए क्वेश्चंस पर बात करेंगे बेस्ड ऑन फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन, है ना, मॉड्यूलस फंक्शन दिया है, क्या फंक्शन जो दिया है वो है रियल टू रियल। क्लियर है ये बात? और फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो है मॉड एक्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और आपने ना ये क्लास 11th में पढ़ा हुआ रिलेशन एंड फंक्शन की, इस डेफिनेशन को मैं रीडिफाइन भी कर सकता हूं। कैसे? देखिए, मैं एक बात जानता हूं, मैं इसी फंक्शन की डेफिनेशन को रीडिफाइन कर सकता हूं कि इट विल बी अ पॉजिटिव एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन जैसे ही एक्स स्मॉलर देन 0 होगा, ये फंक्शन डबल डेफिनेशन में इस तरह से तब्दील हो जाएगा। राइट, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां और लगा देते हैं। ये बात आपने पढ़ी हुई है और हमने ये चीजें नेक्स्ट चैप्टर्स कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह में पढ़नी है। ठीक है, अच्छा आगे क्या कहता है, देखिए ध्यान से, इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब ये फंक्शन ना 1 1 है ना ऑन टू, ये मुझे प्रूव करना है, शो करके दिखाना है। वेयर मॉड एक्स इज एक्स, मॉड एक्स कौन है? एक्स है। मॉड एक्स कौन है? एक्स है। अगर एक्स पॉजिटिव है या 0 है, यही तो बात हमने लिखी है। बेसिकली मॉड एक्स की डेफिनेशन बता रहा है वो, है ना। एंड मॉड एक्स इज नेगेटिव एक्स, मॉड एक्स का क्या है? नेगेटिव एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। ये बात आपने क्लास 11 रिलेशंस एंड फंक्शंस में पढ़ ली थी, किस तरह से इसकी रीडेफिनेशन हम लिखते हैं। क्लियर है बात? अब देखिए, हमें दो चीजें प्रूव करनी है, 1 1 या ऑन टू, राइट। तो टेस्ट फॉर इंजेक्टिविटी के लिए टेस्ट करते हैं हम क्या बोलते हैं? एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक है, तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, मतलब x की जगह पर मैं x1 रखता हूं तो मैं डायरेक्ट यहीं पर करता हूं काम। इसको छोड़ दो, ये तो मैंने वैसे ही आपको दिखा दिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इससे कर सकता हूं। क्या करेंगे? मॉड x1 इक्वल टू मॉड x2। और जब दो मोड इक्वल होते हैं ना, तो ये बात हमने क्लास 11 स्ट्रेट लाइंस में पढ़ी थी कि दो मोड अगर इक्वल होते हैं तो ये दो ही केस बनते हैं, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। बेटा बड़ी सीधी सी बात है, कुछ चीजें आपने पढ़ ली हैं, जैसे x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, ये पावर अगर इवन है तो ये भी प्लस माइनस x2 देता है। लेकिन अगर x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, तो x1 इज इक्वल टू x2 ही आएगा रिजल्ट, है ना। इसी तरह से जब दो मोड इक्वल होते हैं, आपने मोड्स पर काफी क्वेश्चन लगाए हैं 11th में भी और 12th में भी लगाने हैं, तो इसमें एक बात समझ में आती है, जब जब दो मोड इक्वेट करते हैं तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आता है। तो ये तो सर इसके इक्वल नहीं आया, तो हेंस इट इज नॉट 1 1। क्लियर है बात आपको अच्छे से? अच्छा एक चीज और है सर, मैं इसको एग्जाम्पल से भी दिखा सकता हूं, क्योंकि कई बार बच्चों को दिक्कत आती है मोड पर काम करने में, तो आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप? देखिए ध्यान से, अगर मैंने यहां पर f ऑफ 3 लिया, x1 की जगह पर मैंने 3 लिया, तो आंसर आएगा 3। ठीक बात है ना भाई? f ऑफ x1 अगर मैंने यहां पर 3 लिया तो मॉड पर 3 लगाओगे तो उत्तर आया 3 है। और अगर x2 की जगह पर आपने नेगेटिव 3 लिया तो मॉड के अंदर लिखेंगे -3, तब भी आंसर आएगा 3। तो इट मींस, इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर वी कैन से f ऑफ 3 इक्वल है किसके? f ऑफ -3 के। चेक करो, f ऑफ 3 इक्वल है f ऑफ -3 के, है ना। x1 x2 बट 3 इज नॉट इक्वल टू -3, है ना। ये इक्वल लिया मैंने और ये इक्वल नहीं आया, x1 प्लस माइनस x2 के इक्वल नहीं हो सकता, तो हेंस नॉट 1 1। तो 3 नॉट इक्वल टू -3, हेंस नॉट 1 1। आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल कोट करके दिखाया है। क्लियर है बात आपको अच्छे से? ठीक है, तो बात समझने की है। अगर मैं एरो डायग्राम भी बनाता हूं तो एरो डायग्राम से भी देख सकते हैं आप लोग। यहां पर रियल नंबर का सेट है सर, ये भी रियल नंबर का सेट है, राइट। यहां पर x आएंगे, यहां पर f ऑफ x आने वाले हैं। मैंने यहां पर लिया रियल नंबर 0 ले लेते हैं, फिर -1 -2 1 2, है ना। इनसे ही पता लग जाएगा, देखो ध्यान से, ये 0 -1 -2 1 2। अगर मैं ध्यान से देखना, अगर मैं 1 रखता हूं तो अगर मैंने x की जगह पर 1 लिया तो 1 का मॉड विल गिव यू 1, और अगर मैंने x की जगह -1 रख दिया तो भी तो सर ये 1 ही दे रहा है। चेक करो, है ना। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि पहले सेट के कुछ एलिमेंट की कॉमन इमेज है, hence it is many 1, it is not 1 1। ये बात तो यहीं से पता लग गई। इसी तरह से अगर मैंने x की जगह पर 2 रखा तो 2 देगा, -2 रखा तो भी 2 देगा। चेक करो, है ना। तो सर ये बात हमने ऐसे भी प्रूव कर दी, और आप ऐसे थोड़ा बहुत दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन।
और एक दो वैल्यूज आप फ्रैक्शन की भी ले लेना, इरेशनल नंबर भी ले लेना, जिससे कि आप दिखा पाएं कि यस जो आपने सेट लिया है, अज्यूम किया है, दैट इज अ रियल नंबर सेट, क्योंकि इट सीम्स लाइक एन इंटीजर सेट। थोड़ा बहुत आप इस चीज का ध्यान रखें कि पॉइंट के नंबर भी लें और रूट भी लें, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का मिक्सचर लें जब जब रियल नंबर की बात आ रही है। लेकिन मुझे तो दिखाना था, मैंने तो इसी से दिखा दिया सर। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू की, टेस्ट फॉर सर्जेक्टिविटी। हम टेस्ट करते हैं फॉर सर्जेक्टिविटी। सर टेस्ट क्या है, इसको तो लॉजिकली देख लेंगे ना, हम इस पर टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं होती है। देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या कहा, सर्जेक्टिविटी के लिए सबसे पहले आप फंक्शन की जो मैपिंग है उसको लिखें, ठीक है, फंक्शन को भी लिखें, ठीक है, फिर कोडोमेन के सेट को भी लिखें। कोडोमेन का सेट कौन सा है सर, सेकंड सेट विच इज अ रियल नंबर सेट, है ना। अब आप अच्छे से जानते हो यार, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं सर। वैसे तो मैं चाहूं तो इसको रीडेफिनेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम देखिए बड़ी सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन आराम से हो पाता है ना उस पर रीडेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में आएगा सर ये रियल नंबर टू रियल है, आपने कहा था रीडिफाइन करना है, बिल्कुल कहा था मैंने। बट अगर आप इसको y इक्वल टू मॉड x ले लोगे, फिर आप x इक्वल टू प्लस माइनस करेंगे, तो है ना वो अननेसेसरी आप टाइम उस पर खराब करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन है। एक बात, दूसरी बात, सभी को पता है रेंज क्या होने वाली है। अगर यहां पे आप कुछ भी रख लो, आंसर है तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा। ये बात तो हम 11 से ही पढ़ रहे हैं, तो सर मैं डायरेक्ट ही ना लिख दूं इसकी रेंज क्या होगी सर, दैट विल बी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। बात समझें सर, 0 आएगा, हाँ आएगा अप टू इंफिनिटी, बट नेगेटिव का कभी नहीं आएगा। आप यहां से देख लो, एक भी नेगेटिव नंबर आएगा, हाँ 0 आएगा सर, 0 रखते ही 0 देगा, बट नेगेटिव नहीं आएंगे एक भी। तो सर ये तो पता ही है ना, इसकी रेंज के लिए मैं लॉजिकल या अलजेब्रिकल क्यों जाऊं। और वैसे भी मैं आपको बताया बेटा, एज पर द वेटेज हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप है ना क्वेश्चन को कितना भी लंबा खींच लें, पॉइंट तो है नहीं। तो मैं जब जानता हूं, मैंने 11th में भी पढ़ लिया, 12th में भी पढ़ लिया कि भाई इसकी रेंज इस तरह की होती है, तो डोंट वेस्ट मच टाइम। क्लियर है बात, आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो रेंज क्या होगी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, और 0 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी, नॉट इंक्लूडेड, है ना। तो इसका मतलब जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये नॉट ऑन टू, मतलब दिस फंक्शन या हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहता है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, जो मैपिंग दी हुई है उस फंक्शन की है रियल टू रियल अगेन, और फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बात भी हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, और ये भी टॉपिक आपने कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ना ही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अगेन वही चीज प्रूव करनी है जो लास्ट क्वेश्चन मॉड्यूलस एक्स में किया था, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये बात हमारे को अच्छे से पता है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये बेसिकली ना 2 भागों में टूटा होता है, नंबर 1 ये और नंबर 2 ये, जिसको मैं ग्रेटेस्ट बोलता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पर 1 लिया, तो सर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1 कौन कौन होंगे, इंटीजर्स 1 जितने या 1 से छोटे, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा। एक स्टेप हमने लिख लिया। सेकंड स्टेप कहता है इनमें ग्रेटेस्ट वो 1 होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे मैंने लिया कोई, मान लीजिए यहां पर मैंने लिया -1, ठीक है, इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू -1, तो -1 इससे छोटा इंटीजर होगा, -2 नेगेटिव का नंबर है, थोड़ा ध्यान करें, इससे छोटा -2 इंटीजर होगा, -3 -4। दूसरा स्टेप कहता है इनमें भी ग्रेटेस्ट वही होगा। क्लियर है बात आपको अच्छे से। अच्छा, अगर मैंने यहां पर ले लिया मान लीजिए 1.3, तो 1.3 का मतलब क्या हुआ सर, इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू दिस, ये x है मेरा, इस इतना या इससे छोटे इंटीजर्स। तो एक बार 1.3 को तो लिख लो, इससे छोटे इंटीजर क्या होगा, 1 फिर 0, ये -1 ये -2। इनमें भी कौन चाहिए, ग्रेटेस्ट कौन चाहिए, इंटीजर, वो आंसर ये होगा 1। क्लियर है आपको ये बात अच्छे से। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि हमारे को ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है ये प्रूव करके दिखाना है, ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है ना। दूसरी बात, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन भी दी है लेस देन और इक्वल टू एक्स, जो अभी अभी हमने बात करी। और बेटा जरूरी नहीं है दे ही दे एग्जाम में, और इस तरह का भी क्वेश्चन 2 ही मार्क्स का बनता है जैसे पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सर हम इसको करें कैसे। आप जानते हैं कि सर ये रियल टू रियल है, मैपिंग जो है रियल टू रियल है, और फंक्शन ये दिया हुआ है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने स्टार्ट किया था टेस्ट फॉर इंजेक्टिविटी, उसी तरह स्टार्ट करके देखते हैं। टेस्ट फॉर इंजेक्टिविटी क्या करते हैं सर हम, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो जब मैं x1 यहां पर रखता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी x1 आएगा और x2 आएगा। अब सर नेक्स्ट स्टेप, सर नेक्स्ट स्टेप के बारे में हमें कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर्स पर ज्यादा काम किया नहीं हुआ है। बात समझे, आई नो कि अगर x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर है तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 होता है। अगर x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब है तो x1 इक्वल टू x2 भी होता है। अगर मॉड ऑफ x1 इक्वल टू मॉड ऑफ x2 है तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा ये भी प्लस माइनस x2 देता है ना। लेकिन सर हमने अभी तक इस पर काम नहीं किया, क्या सर फिर कुछ होता नहीं होता है? लेकिन मैं अभी इस पर बात करूं कि ये हम इस तरह से करते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। अगेन इट्स अ 2 मार्क का क्वेश्चन, तो जरूरी नहीं है आप इसको टेस्टिंग के थ्रू दिखाएंगे। तो सर इसमें टेस्टिंग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं कोई जरूरत नहीं टेस्टिंग लगाने की, हम डायरेक्ट इसको कर देंगे, ठीक है। तो बड़ी सीधी सी बात है बेटा, इसी को हम एजुकेशन बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है जो सेट रूल्स है ना काम नहीं करते, है ना। अगर मैं सेट रूल्स पर जा रहा हूं तो काम नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इसका मतलब क्या होगा, x1 इक्वल टू x2 होगा या x1 इक्वल टू नेगेटिव x2 होगा या x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 होगा या कुछ और होगा। आई डोंट नो भाई, मेरे को पता नहीं है ना ये चीज होंगी या नहीं होगी। तो जब नहीं होगी तो गो विद दी सम एग्जांपल्स। जैसे सर मैंने एक काम किया, मैंने यहां पर लिया f ऑफ मान लीजिए मैंने लिया 1.1, f ऑफ 1.1 का मतलब हुआ दिस, ठीक है। एक और ले लेते हैं 1.2, तो इसका मतलब हुआ 1.2 यहां पर। अब आप बताएंगे 1.1 इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू दिस कौन होगा, 1 होगा। इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू दिस और उनमें भी ग्रेटेस्ट वो भी 1 ही होगा। तो इस बात का फर्दर मतलब ये हुआ बिकॉज f ऑफ 1.1 इज इक्वल टू f ऑफ 1.2, है ना। f ऑफ 1.1 की भी वैल्यू 1 आ रही है और इसकी भी वैल्यू 1 आ रही है, तो ये दोनों तो इक्वल है। बट 1.1 is not equal to 1.2, तो वही तो बात आई बेटा, f of x1 equal to f of x2, but x1 is not equal to x2, x1 is not equal to x2, hence not 1 1। क्लियर है ये बात? आपको समझना है कि इसी तरह के टॉपिक आपकी एजुकेशन अच्छी करते हैं क्योंकि ये बड़े सब्जेक्टिव टॉपिक है। जरूरी नहीं है आप सेट ऑफ रूल्स से ही काम कर जाओ, जरूरी नहीं है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया और इससे भी बताया, मॉड्यूलस था, क्योंकि मॉड पे हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं, 11th में भी किए हैं, 12th में भी कर लिए हैं और करने भी हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर पे आपने बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस किए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो दैट इज द रीजन, रादर देन गोइंग इनटू द डेप्थ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली, आप इसको इस तरह से बनाएं। क्लियर है बात? अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी है ना। फिर से हम क्या करेंगे सर, पूरा फंक्शन की मैपिंग लिखेंगे, रियल टू रियल फंक्शन जो है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम लिखते हैं कोडोमेन, क्योंकि जब भी मैं सर्जेक्टिविटी या ऑन टू फंक्शन की बात करता हूं तो आई एम फोकस अबाउट द कौन सा सेट, सेकंड वाला सेट है ना, कोडोमेन। कोडोमेन मतलब रियल नंबर का सेट। क्लियर है बात? और सर ये बात हमने क्लास 11th में पढ़ ली थी, या अभी भी आपको समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आए तो आप एक काम करो, एरो डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर 0 ले लेता हूं, यहां पर मैंने ले लिया 1, यहां मैंने लिया 1.1, यहां 1.2, यहां 1.3, यहां 1.4, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है, ऐसे चलते जाएंगे, राइट। और यहां पर मैंने ले लिया 0, यहां 1 2 3 4 और ये भी रियल नंबर का सेट है, यहाँ x बैठे, यहाँ f ऑफ x बैठे। कुछ नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं, ठीक है, -1, -1.1, -2 और -2.3, है ना। पॉइंट के नंबर भी ले लेना भाई, √5, ऐसा ना लगे ये रियल नंबर का सेट ही नहीं दिख रहा है हमारा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, अगर मेरे पास फंक्शन ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर मैंने x की जगह पर 1 रखा, x की जगह पर 1 रखा तो मतलब यहां पर 1 रखा तो उत्तर क्या निकल के आएगा 1। तो 1 तो
रिलेशन बनाएगा 1 के साथ। क्लियर है बात? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने 1.1 रख दिया तो ये क्या होगा 1.1, तो ये क्या निकल के आएगा 1, तो ये भी रिलेशन बनाएगा 1 के साथ। तो सर ये मैनी 1 तो यहीं से पता लग गया, क्योंकि इस सेट के कुछ नहीं बहुत सारे एलिमेंट रिलेशन बनाएंगे 1 के साथ। चेक कर लो, यहाँ 1.4 रख के देखो, इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू दिस, तो वो इंटीजर होगा 1, और उसमें भी ग्रेटेस्ट 1 0 -1 में सबसे बड़ा यही होगा, है ना, तो 1 ही आंसर निकल के आएगा। तो ये तो सर पक्का मैनी 1 हो गया। दूसरी बात ध्यान से सुनना, सर इसके अंदर जो पॉइंट वाले नंबर हैं या 2.3 है, ये कभी जिंदगी में आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो इंटीजर से जा जाके लिंक होगा। तो इस बात का मतलब ये हो गया रेंज जो होगी वो एक इंटीजर होगी ना। तो देयरफॉर रेंज is never equal to codomain when the function is greatest integer, hence not surjective or onto, तो therefore it is neither 1 1 nor onto। ठीक है, एक चीज हो रहा है यार, कई बार बच्चे पूछते हैं सर यहाँ इंजेक्टिविटी लिखते हैं वो नॉट 1 1, तो आप एक काम करें कि यानी एक यूनिफॉर्मिटी के लिए आप इंजेक्टिविटी यहां लिखते हैं तो नॉट इंजेक्टिव यहां लिखें, या फिर है ना गो बाय द क्वेश्चन। यहां पर जैसे क्वेश्चन ने कहा है नॉट 1 1, तो यहां पर भी आप टेस्ट फॉर इंजेक्टिविटी लिखने के बजाय टेस्ट फॉर 1 1, तो नॉट 1 1, है ना, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। यहां पर सब्जेक्टिविटी की जगह पर या फिर दोनों लिखें आप, या फिर दोनों लिख दें 1 1, क्या दिक्कत है सर? ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हेंस नॉट 1 1 या नॉट इंजेक्टिव, कोई टेंशन ही नहीं रहेगी आपको। नॉट ऑन टू, अब ये नहीं सर इसका मतलब इनटू, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? आपको लिख ले अच्छे से। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और बढ़िया क्वेश्चन। कहता है शो दैट द साइनम फंक्शन, साइनम फंक्शन ये भी आपने 11th में पढ़ा हुआ है। साइनम फंक्शन को हम पढ़ते थे रिलेशन एंड फंक्शंस के चैप्टर में, जहां हमने ग्राफ सीखे थे मॉड के, ग्रेटेस्ट इंटीजर के और साइनम फंक्शन के। ठीक है, और इसीलिए मैंने तीनों क्वेश्चन इकट्ठे लिए। पहले मैंने मॉड्यूलस बताया, फिर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर बताया, और अब मैं एक और फंक्शन बताने जा रहा हूं साइनम फंक्शन। ऑल्दो आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन मैंने इनको बिल्कुल सीक्वेंस में लेने की कोशिश की है जिससे आपको समझ आ पाए। दूसरी बात बेटा, साइनम फंक्शन गोइंग बाय द नेम साइन, कुछ लोग इसको सिग्नम भी बोलते हैं, लेकिन आप साइनम से याद रखें। साइन, साइन मतलब प्लस या माइनस, मतलब ये जो फंक्शन है ना वैल्यू के साइन बताता है कि पॉजिटिव आई की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 1 होगी या -1 होगी या 0 होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और इट इज अ मल्टीपल डेफिनेशन फंक्शन, ट्रिपल डेफिनेशन फंक्शन पर टूटता है ये कैसे? जब जब x 0 से बड़ा होगा ना तो रिजल्ट ये आएगा, जब जब x 0 होगा तो ये आएगा, 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, तो अब हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं, और मेरे को ये क्वेश्चन भी इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू दिखाना है पिछले दोनों की तरह से। तो करते हैं, देखिए सबसे पहले हम मैपिंग लिखते हैं, फंक्शन है रियल टू रियल। अब हम इंजेक्टिविटी या 1 1 के लिए बात करने जा रहे हैं, 1 1 फंक्शन के लिए। अब सर 1 1 में ना सबसे पहले हम लॉजिक लगाते हैं। देखो मेरी बात समझना, कहता क्या है जब जब x 0 से बड़ा होगा तो वैल्यू 1 आएगी। तो सर ये तो पक्का मैनी 1 हो गया। कैसे सर? देखो अगर 0 से बड़ा होगा, यहां पर कौन लेने हैं? रियल नंबर, जिनको मैं x बोलता हूं। यहां पर रियल नंबर, यहां पर फंक्शन ऑफ x, यहां पर 0 ले लो, यहां 1 ले लो, यहां 2 ले लो। एक मिनट के लिए मैं चलो मैं ना 1 के बाद 1.2 ले लेता हूं, फिर 2 ले लेता हूं, फिर √3 ले लेता हूं। इसी तरह से मैं यहां ले लेता हूं -1 -1.2 -2 माइनस √3 माइनस एक गड़बड़ हो गई बेटा, √3 पहले आएगा और फिर 2 आएगा, √3 और फिर यहां पर आएगा 2। तो सेम वे इधर -√3 -√3 और -2 एंड सो ऑन, और इधर भी एंड सो ऑन। सेम वे मैं इधर भी ले लेता हूं 0। ठीक है, अब इधर लेते हैं हम 1, इधर ले रहा हूं मैं -1, यहां मैं 2 भी ले लेता हूं, यहां -2 भी ले लेता हूं, यहां 3 भी ले लेता हूं, -3 भी ले लेता हूं। एक मिनट समझना बात को। कहता क्या है जब जब x 0 से बड़ा होगा उत्तर 1 ही आएगा भाई। x अगर 0 से बड़ा है मतलब 1 है, या 0.1 है तो आंसर 1 आएगा। अगर 1 है तो भी 1 आएगा, 1.2 है तो भी 1 आएगा, √3 है तो भी 1 आएगा, 2 है तो भी 1 आएगा। तो सर ये तो पक्का मैनी 1 है ना। और जब जब x 0 होगा तो आंसर 0 पर जाएगा। जब जब x 0 से छोटा होगा, x 0 से छोटा मतलब ये, तो आंसर आएगा -1, -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, सब -1 पर जाएंगे। तो सर ये तो पक्का मैनी 1 फंक्शन है। ये तो देखने से पता चला गया कि ये नॉट 1 1। तो सर हम इसको दिखाएंगे कैसे? अगेन बेटा देखो, या तो टेस्टिंग कर लो,
टेस्टिंग में बताऊंगा दिक्कत क्या आ रही है, पहले है ना इसको मैं लिख के दिखाता हूं। देखो हम कैसे लिखेंगे, अगर मैंने x की जगह पर 1 लिया, मतलब x 0 से बड़ा लिया, अगर x की जगह पर मैंने 1 लिया तो आंसर 1 आएगा, ठीक है, वैल्यू मेरी 1 होगी। एक और x रखता हूं मैं, x1 मैंने 1 ले लिया, x2 और ले लेता हूं जिसको मैंने 2 लिया। अगर मैंने x2 लिया तो x 0 से बड़ा है, 2 लिया है मैंने x को, तो वैल्यू तब भी 1 आ रही है। तो बिकॉज f1 इज इक्वल टू f2, है ना, इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 1 के, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो देयरफॉर या हेंस नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। अब सर बात आई टेस्टिंग की। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इसकी टेस्टिंग करने जाता हूं ना तो दिक्कत क्या आ रही है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, लेट, ठीक है भाई, बात समझे, फंक्शन की वैल्यू या तो ये है या ये है या ये है, 3 वैल्यू है मेरे पास, है ना, और ये तीनों वैल्यू डिपेंड करती है x पर। तो अगर मैंने x1 या x2 को, यहां पर केसेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे, मैंने कहा कि x1 और x2 फंक्शन की वैल्यू या तो 1 आएगी, है ना, फंक्शन की इधर भी वैल्यू 1 आ जाए, इधर भी 1 आ जाए। वो कब आएगी, जब मैं x को 0 से बढ़ा लूंगा, मतलब x1 x2 दोनों 0 से बड़े। एक केस बनेगा x1, x2 दोनों 0 से बड़े हैं, एक केस बनेगा x1 x2 इक्वल टू 0 है, एक केस बनाना पड़ेगा x1 x2 0 से छोटे हैं, एंड द कॉम्बिनेशन की x1 तो 0 से बड़ा है, x2 0 है, x1 0 से बड़ा है, x2 0 से या 0 से छोटा है। तो इस तरह से मल्टीपल केसेस पर काम करना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए। और ये क्वेश्चन अगेन 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो सर इतना तामझाम थोड़ी करेंगे हम इस छोटे से क्वेश्चन के लिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी इस तरह की डेफिनेशंस को कैसे ब्रेक करते हैं या टेस्टिंग से कैसे करते हैं, कुछ आने वाले क्वेश्चंस में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन बेटा ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स का है और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, तो देयर इज नो पॉइंट कि मैं इतने सब कुछ करके दिखाऊं। अगेन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, इस लेक्चर में मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया कि भाई ये सब्जेक्टिव टॉपिक है, आपको ध्यान से सोच के ही आंसर देना है, ठीक है। तो कभी आपकी टेस्टिंग आसान करेगी, कभी टफ करेगी, तो हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑन टू की। सर ऑन टू तो बहुत आसान दिख रहा है, इसके अंदर कैसे, देखो फंक्शन की जो मैपिंग है वो है रियल टू रियल, तो इस बात का मतलब कोडोमेन का जो सेट होगा वो तो हो गया रियल नंबर का सेट। लेकिन सर जो रेंज है ना, रेंज मतलब निकल के क्या आएगा, वो तो सर यही 3 वैल्यू है, और मैंने यहां भी देख लिया ये 1 आ रहा है, 0 आ रहा है या -1 आ रहा है, और कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन ये सेट तो रियल नंबर का है, तो जो -1 0 और 1 विच इज, तो देयरफॉर रेंज इज नॉट इक्वल टू द सेट ऑफ कोडोमेन, हेंस नॉट ऑन टू, या इट इज इनटू फंक्शन। क्लियर है ये बात, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, कहते हैं चेक द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर 1 1 एंड ऑन टू। अब हमें चेक करना है कि इन फंक्शंस में 1 1 कौन है और ऑन टू कौन है ना, या दोनों बाइजेक्टिव भी है क्या कोई। चले चेक करते हैं। फंक्शन की जो मैपिंग दी है वो रियल टू रियल दी है, और फंक्शन जो है वो ये है। तो हम सबसे पहले टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट फॉर 1 1। क्या कहते हैं सर, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, है ना। तो मैंने अगर x की जगह पर x1 रख दिया, x की जगह पर x1 लिया, तो यहां पर क्या होगा सर, चेंज आएगा 2x1 - 3 over 7, 2x2 - 3 over 7। तो सर मैं जानता हूं 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, 2x1 - 3 इक्वल टू 2x2 - 3। सर -3 से -3 भी कैंसिल आउट, और नेक्स्ट स्टेप में सर मुझे दिख ही रहा है कि 2 से 2 भी कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2। तो यस, अगर मैं फंक्शन को इक्वल लेके चल रहा हूं तो x1 इक्वल टू x2 आ जाए, तो हेंस इट इज 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया सर, ये 1 1 फंक्शन हो गया। क्लियर है बात अच्छे से, सर ये 1 1 तो हो गया। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे सर, मैं जानता हूं, मैं मैपिंग को लिखता हूं एक तो दोबारा से रियल टू रियल, राइट। उसके बाद हम फंक्शन को भी लिखते हैं, फंक्शन है मेरे पास क्या, या एक काम करते हैं सर, फंक्शन से पहले ना कोडोमेन लिख लेते हैं, क्योंकि ऑन टू के लिए मुझे सेकंड सेट पर कंसंट्रेट करना है, तो कोडोमेन का जो सेट होगा वो रियल नंबर का होगा। ये बात तो कंफर्म होगी। अब जो मेरे पास फंक्शन है उसको भी लिख लेते हैं, 2x - 3 अपॉन में 7। अब सर x को बहुत कुछ रखा जा सकता है, x क्योंकि एक रियल नंबर का पार्ट है, x को मैं 0 भी रख सकता हूँ, 1 भी, -1 भी, बहुत सारी चीजें रखी जा सकती हैं, तो रेंज भी बहुत सारी निकल के आ सकती है।
अब वो ये नहीं पता वो जो रेंज होगी ना वो रियल नंबर के इक्वल होगी या इंटीजर के इक्वल होगी या सिर्फ रैशनल नंबर के इक्वल होगी या इरेशनल के, ऐसे पता नहीं लग पा रहा। तो हम क्या करेंगे सर, रीडेफिनेशन इसकी लिखेंगे। तो लेट करेंगे हम यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो y विल बी इक्वल टू 2x माइनस 3/7। अब हम इस फंक्शन को ना x के कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, एक बात। दूसरी बात, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लॉजिकली चेक करते हैं कि लॉजिकल हमारी रेंज क्या निकल के आ रही है। अब देखो ध्यान से, x को अगर मैं 0 रख दूं ना तो नेगेटिव निकल के आ जाएगी, नेगेटिव रेंज आ सकती है सर, चेक करो। x को अगर मैं 3 रख दूं तो पॉजिटिव रेंज भी आ सकती है सर, चेक करो। x या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। और अगर मैंने x की जगह पर 3/2 रख दिया ना, 3/2 x की जगह पर अगर मैंने 3/2 रख दिया तो सर ये तो 0 भी आ सकती है, तो तीनों आ रही है रेंज। ये बात पता हो लग गई लॉजिकली कि यार जो रेंज है वो x प्लस माइनस या 0 तीनों में से कुछ भी आ सकती है, ये तीनों ही आ सकती है इनफैक्ट। क्लियर है बात। अब हम इसको है ना x के कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 7y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अगर मैं -3 को इधर भेज दूंगा तो ये बन जाएगा 7y प्लस 3, और 2x को मैंने इधर लिख लिया तो x विल बी इक्वल टू 7y प्लस 3 अपॉन में 2। अब आप मेरी बात ध्यान से देखिएगा, सर यहाँ पर y को आप कुछ भी रख लो, ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा, है ना, हमेशा डिफाइंड रहेगा। क्यों? ना तो ये रूट में नेगेटिव देगा, इमेजिनरी नंबर नहीं बनेगा, और दूसरी बात ना ये 1/0 की फॉर्म देगा, नहीं देगा ना। आप y को कुछ भी रखो तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, तो देयरफॉर वी कैन से इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो y की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहने वाला है। तो देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर का सेट, हैंस ऑन टू। तो ये फंक्शन हमारा 1 भी है, ऑन टू भी है, मीनिंग इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, और इसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जिससे हमें आने वाले लेक्चर्स में पढ़ना है। क्लियर है बात। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगेन इट इज अ मॉड्यूलस फंक्शन। देखिए फंक्शन दिया है रियल टू रियल, फंक्शन कहता है मॉड्यूलस x प्लस 1। तो सर हम इसको फिर से वैसे ही चलाते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर 1 1 क्या होगा सर। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो अगर मैंने x की जगह पर x1 रखा तो यहां पर बनेगा मॉड ऑफ x1 प्लस 1 मॉड ऑफ x2 प्लस 1, सॉरी, है ना, प्लस 1। x की जगह पर मैंने x2 रखा तो x की जगह पर x2 आ जाएगा। तो सर मैं जानता हूं अगर दो मोड इक्वेट करते हैं, हमने अभी क्वेश्चन किया था x1 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 प्लस 1। तो सर यहीं से पता लग गया ये नॉट 1 1, ये 1 1 तो नहीं है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा खुल के और बताता हूं, इसका मतलब दो है भाई। देखिए x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 प्लस 1, या x1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस टाइम x2 प्लस 1। ये माइनस भी लगा हुआ है बेटा, माइनस माइनस, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2। तो सर ये रखा था, ये रखने से हमारे पास ये आया, तो ये तो 1 1 है ना। लेकिन ध्यान से देखना, अब इधर क्या हो रहा है, x1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस x2 माइनस 1। तो मैं अगर इसको इधर ले आऊं x1 प्लस x2 और इसको उधर भेज दूं तो ये -1 हो जाएगा, माइनस x2 माइनस 1, तो ये कितना होगा, -2 होगा। तो सर मतलब ये हुआ जब मैं x1 और x2 को ऐड करता हूं तो -2 मिलता है मुझे। देखो ध्यान से समझना, बात कहने का मकसद उसका ये हो रहा है बेटा, अगर मैं इसको वैसे भी देखता हूं तो यही मेरे को वैसे, देखो ये तो 1 1 बता गया, ये मेरे को -1 बता रहा है। कैसे, देखो ध्यान से, अगर मैंने x1 को, लेट सपोज x1 को मैंने कुछ भी रख दिया, मान लो मैंने 6 रख दिया, x1 को मैंने 6 रख दिया। मैं एक काम करता हूं, आपको एरो डायग्राम से बताता हूं, फिर इसको रब कर दूंगा मैं, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पर मेरे पास रियल नंबर का सेट है जहां x आएगा, यहां भी रियल नंबर का सेट है, यहां पर भी x आएगा। क्लियर है बात। यहां पर मैंने कुछ नंबर लिए 0, फिर 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, -1 -2 -3, मैंने सब इंटीजर्स लिए समझाने के पर्पज से, ठीक है। ध्यान से समझना, अगर मैंने x1 को 2 रख दिया, x1 को अगर मैंने 2 रख दिया, ध्यान से देखना, या 2 नहीं रखते, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। x1 को अगर मैंने 3 रख दिया, x1 को अगर मैंने यहां पर 3 रखा तो ये मुझे क्या देगा सर, रिजल्ट मिलेगा 4, है ना। f ऑफ x1 इज इक्वल टू, मतलब x1 प्लस 1, तो x1 को मैंने रखा क्या है, 3, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, 3 प्लस 1 मतलब 4,
ठीक है, तो F3 यानी कि 3 की वैल्यू 1 2 3 4, तो 3 4 पर जाएगा। क्लियर है बात? x1 अगर मैंने 3 रख दिया तो कहता है कि x1 और x2 का जो सम है वो -2 होना चाहिए। 3 को उधर फेंक दो तो x2 इक्वल टू -5 होगा ना, x2 इक्वल टू -5, तो सर -4 -5। और अगर मैंने अगर मैंने 3 के साथ साथ -5 भी रख दिया तो -5 + 1 विल गिव यू -4, हेंस इट इज अगेन 4। तो सर -5 पर भी 4 वैल्यू देगा, तो यही तो बता रहा है सर, देख लो मैनी वन है। बात समझ रहे हैं? जब जब x1 और x2 का सम -2 हो गया तो इस बात का मतलब है तो मैनी वन हो गया, क्योंकि x1 को अगर मैंने 2 रखा, अगर मैंने x1 को 2 रखा, x1 को अब की बार 2 रखो यहां पर, अगर मैंने यहां पर 2 रखा तो 2 + 1 कितना आएगा? f(2) 2 + 1 कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन दूसरा नंबर क्या लूंगा मैं? यहां पर अगर मैंने 2 रख दिया तो सेम वैल्यू एक और इनपुट पे आ रही है, 2 यहां पर रखते ही ये उधर जाएगा तो -4। अब आप -4 रखो, -4 रखने पर भी आपको 3 मिलेगा। कैसे सर? -4 + 1 ये -3, अल्टीमेटली फिर मिल गया 3। तो -4 पर भी 3 आएगा और F2 पर भी 3 आएगा। अगेन इट इज अ मैनी वन, है ना? तो मतलब ये हो रहा है कि ये तो ये कह रहा है जब जब आप सेम वैल्यू, मतलब x1 x2 इक्वल है, मतलब दोनों हमशक्ल है, मतलब दोनों सेम है, जब जब आप सेम इनपुट डालोगे तो आउटपुट सेम मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है यार, सेम इनपुट डालने पे तो आउटपुट सेम मिलेगा ही मिलेगा ना। तो ये तो सर 1 1 बता रहा है। लेकिन जब जब आप ऐसा इनपुट डालोगे कि उन दोनों इनपुट का सम -2 होगा तब भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा, तो सर यही तो बता रहा है मैनी वन, है ना? ऑल्दो आपको इतनी गहराई में लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो यहां से भी देख के लिख सकते हो, इट इज अ मैनी वन। क्लियर है बात? ठीक है, तो चलिए आप इसको लिख लें, या मैं काम करता हूं यार, इसको आप लिखा रहने दे। ऑन टू को मैं थोड़ा सी जगह चाहिए मुझे, ऑन टू के लिए तो कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है। ऑन टू के लिए हम जानते हैं, इसको हम दोबारा लिखते हैं। फंक्शन क्या है? रियल टू रियल, राइट? और मेरे पास जो फंक्शन है वो है mod x + 1, है ना? और मैं एक चीज और लिखता हूं, कोडोमेन। कोडोमेन का सेट क्या होगा सर? वो रियल नंबर। और सर ये तो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस की तो रेंज मुझे अच्छे से पता है, उसके लिए तो कोई लॉजिक ही लगाने की जरूरत नहीं है। रेंज क्या होगी सर? 0 तो आएगा और इंफिनिटी नहीं आएगा, है ना? या नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तो विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं होगा। बस इतना ही तो बात करनी है भाई। मेरे को मॉड की पता है ना बेटा रेंज, तो मैं क्यों लॉजिक लगाऊं, क्यों मैं टाइम खराब करूं? सॉरी, लॉजिक से मुझे पता है तो मैं क्यों अलजेब्रा पे जाऊं? तो जब पता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात? लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और पार्ट पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के। कहता है फंक्शन जो है उसकी जो मैपिंग है r-2 टू r, मतलब रियल नंबर एक्सेप्ट 2 टू रियल, है ना? ये डोमेन का सेट है और ये रेंज का सेट है। ये बात तो क्लियर हो गई सर। और जो फंक्शन, वो हमारे पास डेफिनेशन, सिंगल डेफिनेशन है, विच इज दिस। ठीक है, मुझे क्या चेक करना है? 1 1 एंड ऑन टू अगेन। तो हम क्या करेंगे सर? टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग फॉर 1 1। क्या करते हैं सर? लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। अब जो x1 है हम इसको यहां पर पुट करते हैं, 3x1 - 1 x1 - 2। x2 जो है हम यहीं पर पुट करेंगे फंक्शन के डेफिनेशन में, तो x2 - 2। ठीक है, अब देखो fx1 इक्वल टू ये जो आउटपुट ये है ना? तो इनपुट भी सेम आ गया, तब तो ये 1 1 है, मतलब x1 x2 के इक्वल आ गया। तो सर अब हम इसको करें कैसे? आप कुछ ना क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो चलो पूरा लिख ही देता हूं मैं। यहां पर आएगा x2 - 2 इक्वल टू 3x2 - 1 टाइम्स x1 - 2। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, कितना बनेगा ये? 3 टाइम्स x1 x2 माइनस 6x1 माइनस x2 प्लस 2 इक्वल टू 3x1 x2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x2 माइनस x1 प्लस 2। सर 2 से 2 कैंसिल, चेक करें। अच्छा, और कुछ कैंसिल हो रहा है सर? देखो 3x1 x2 3x1 x2, है ना? और सर ये वेरिएबल है, आपने ऐसे माइनस कर दिया। मैंने बताया था मल्टीप्लाई डिवाइड में आप डायरेक्ट ऐसे माइनस नहीं करते, एक तरफ लाके करते हैं कट, लेकिन प्लस माइनस में आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब हम इन पर बात करते हैं। -6x1 - x2 इक्वल टू -6x2 - x1। तो लाइक टर्म्स को एक तरफ करते हैं, तो x1 को इधर भेजा मैंने तो +x1 होगा, मीनिंग -5x1। ये उधर जाएगा तो -5x2। सर -5 कैंसिल, तो देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2। तो ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, हेंस 1 1, है ना। ये कैलकुलेशन ही अच्छी थी जो आपने समझनी है और करके भी दिखानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन पर। इसी के ऑन टू में हम सबसे पहले मैपिंग लिखते हैं। मैपिंग है r-2 टू r, है ना। अच्छा, फंक्शन भी लिख लेते हैं हम। फंक्शन से पहले काम करते हैं, कोडोमेन का सेट लिखते हैं सबसे पहले। जो कोडोमेन है वो रियल नंबर का सेट है, ठीक है। और जो मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है दैट इज 3x - 1 ओवर x - 2। अब मैं एक बात जानता हूं सर, ऐसे तो x मेरे को रखने क्या है, रियल नंबर छोड़ के 2। छोड़ना क्यों है 2 को, क्योंकि जैसे ही मैं x को 2 रख दूंगा ना तो फंक्शन नॉट डिफाइन बन जाएगा। आप देखिए ना, x को 2 नहीं रखने देता। वो 2 क्यों नहीं रखने देता, जब आप डेफिनेशन में 2 रख दोगे तो आप देखो ये तो नॉट डिफाइन बनेगा। तो x 2 नहीं रखा जा सकता, x को हम 2 रख नहीं सकते। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब सर x को 2 छोड़ के कुछ भी रखो तो वैल्यू तो बहुत सारी आएंगी, तो रेंज निकालनी है हमारे को। तो अब रेंज निकालने के लिए सर इस तरह के क्वेश्चन में जहां मैपिंग रियल टू रियल टाइप हो तो हम उसको रीडिफाइन करते हैं। और रीडिफाइन करने से पहले हम एक काम करते हैं, एक बार इसका लॉजिकली भी देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आंसर आता है। चेक करो, अगर x को मैंने 1/3 रख दिया, 3 × 1/3 -1 अपॉन 1/3 -2, तो देखो 0 आ जाएगा सर, 0 आएगा। चेक करो। और अगर मैंने इसको 3 रख दिया, x की जगह पर मैंने 3 रखा तो ऊपर पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव भी आंसर देगा सर। और अगर मैंने x को 1 रख दिया तो ये नेगेटिव आंसर भी देगा। चेक करो 1 - 2 नेगेटिव, 1 3 1 जा 3 3 -1 2 2 अपॉन -1 नेगेटिव आंसर आएगा। तो सर ये बात पता लग गई, लॉजिक हमारे को ये कहता है कि आंसर 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है ना। चलो आगे बात करते हैं। अब हम इसको सबसे पहले रीडिफाइन करते हैं, और रीडिफाइन करने के लिए हम फंक्शन को ना क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के लिए अच्छा रहता है हम y ले लेते हैं, है ना। y इज इक्वल टू 3x - 1 ओवर x - 2। और अब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं इसको x के कॉन्टेक्स्ट में लिखना चाह रहा हूं। तो yx या xy - 2y इक्वल टू 3x - 1, राइट। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, x को अकेला करना है, तो 1 को तो इधर भेज दो। ये काम करें सर, x को इधर भेज दो, xy - 3x, इसको उधर भेज दो 2y - 1, ठीक है। यहां से कौन कॉमन आ रहा है सर, x कॉमन आ गया। अल्टीमेटली बचेगा क्या, y - 3 2y - 1, तो x विल बी इक्वल टू 2y - 1 ओवर y - 3, है ना। तो मेरे पास अब x के कॉन्टेक्स्ट में पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब सर मेरे को रेंज देखनी है, मैं y को क्या क्या रख सकता हूं, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, देखिए, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट क्या 3 नहीं रख सकते सर, मतलब मीनिंग इंप्लाइज दैट y कैन नॉट बी इक्वल टू 3। y कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3, है ना। या और बेटर लिखेंगे r तो ले, कोई भी रियल नंबर लो लेकिन 3 नहीं। तो रेंज मेरे पास जो आई अल्टीमेटली वो आई ये, which is not equal to the set of कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन का सेट पूरा रियल नंबर का था, यहां 3 इंक्लूड नहीं होगा, यहां पर होगा, तो हेंस नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन ये नहीं होगा। क्लियर है ये बात, ये 1 1 तो होगा बट ऑन टू नहीं होगा। लिख ले आप इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं, बिलोंग टू योर एनसीईआरटी इटसेल्फ। कहता है लेट ए एक सेट है जो रियल नंबर एक्सेप्ट 3, बी एक सेट है रियल नंबर एक्सेप्ट 1। कंसीडर करो एक फंक्शन a टू b जिसकी मैपिंग क्या है बेटा, a टू b। फंक्शन की जो मैपिंग दी हुई है वो है a टू b। और हम अच्छे से जानते हैं जो पहले वाला सेट होता है डोमेन का और दूसरे वाला कोडोमेन का, और उसने a सेट को भी डिफाइन किया हुआ। तो मैं इसको है ना ऐसे भी लिख सकता हूं, a की जगह पर जो a सेट है वो अल्टीमेटली ये सेट है, और b की जगह पर जो b सेट है वो ये वाला सेट है, ठीक है। और ये सेट मेरा डोमेन सेट है और इसमें कोडोमेन, है ना। मतलब ये हुआ पहले वाला जो सेट बनेगा उसमें 3 नहीं लिखा जाएगा, 0 1 2 4 4.5 3.1, लेकिन 3 नहीं आएगा। इसी तरह से जो दूसरे वाला सेट है उसमें 1 नहीं आएगा, मतलब कौन आएगा 0 0.5 1.5
1 नहीं लिखेंगे, -1 लिखेंगे, -1.5 लिखेंगे, इस तरह से चीजें चलेंगी एंड सो ऑन, बट 1 नहीं आएगा कोडोमेन के सेट में। क्लियर है बात? अच्छा, फिर से हमें फंक्शन दिया है ये और कहता है फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं ये चेक करो और जस्टिफाई। तो जस्टिफाई हम करेंगे इसको टेस्टिंग करते हुए। तो देखते हैं फंक्शन की जो डेफिनेशन है, अगेन इट इज अ सिंगल डेफिनेशन फंक्शन, तो हम इसको इस तरह से देखते हैं। तो अब हम करें क्या सर, इसको देखो मैं जानता हूं, अच्छा आप देखिए जो ये डोमेन का जो सेट है इससे मुझे x मिलता है और यहां से fx मिलता है, राइट। तो जो डोमेन का सेट कहता है 3 रख नहीं सकते, अगर मैंने 3 रख दिया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड बन जाएगा, है ना। जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो नॉट डिफाइंड, तो सर वो डिफाइन होनी चाहिए, रियल नंबर सिस्टम पर काम कर रहे हैं, डिफाइन आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अब हम इसको चेक करते हैं टेस्ट फॉर 1 1 कैसे करते हैं सर, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, लेट किया हमने fx1 इज इक्वल टू fx2, तो यहां पर रखा हमने x1 की जगह पर x1 माइनस 2, x1 माइनस 3, x2 माइनस 2 एंड x2 माइनस 3, है ना। अभी सर मेरे को है ना, मैंने जो ये तो मेरा आपको आउटपुट देता है, ये वैल्यू निकल के आई, तो मुझे ये देखना है कि x1 x2 के इक्वल होगा, मतलब सेम इनपुट पर आ रही है, अलग अलग इनपुट पर आ गई। अगर सेम इनपुट पर आ गई तो ये 1 1, अगर अलग अलग इनपुट पर सेम वैल्यू आ रही है तो ये तो सर मैनी 1, अलग अलग इनपुट पर सेम वैल्यू आ जाए तो तो सर मैनी 1, और अगर सेम इनपुट पर सेम वैल्यू आ रही है तो सर वो 1 1 होगा ना, है ना। देखो मेरी बात समझो, हम इसको चेक कैसे करेंगे सर, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो करें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, x1 माइनस 2 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे x2 माइनस 3 से, फिर x1 माइनस 3 x2 माइनस 2 से कराएं, x1 x2 ये आएगा -3 टाइम्स x1 माइनस 2 x2 प्लस 6, x1 x2 माइनस 2 x1 माइनस 3 x2 प्लस 6, सर 6 से 6 कैंसिल, x1 x2 क्लियर है। अब देखिए x1 है ना, तो हम एक साइड लेते हैं -3x1, इस x1 को इधर लाऊंगा तो पॉजिटिव 2x1 इक्वल टू ये कितना है सर -3x2, इसको उधर भेज दूंगा तो प्लस 2x2, तो अल्टीमेटली आएगा -x1 माइनस x2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो देयरफॉर x1 इक्वल टू x2, मतलब ये क्या है, यही तो सर इनपुट वैल्यू है। तो सर जब सेम इनपुट रख रहा हूं तो आउटपुट सेम आ रहा है, मतलब ये तो पक्का 1 1 है, हेंस 1 1, है ना। ये जस्टिफाई भी हो गया हमारा, टेस्ट भी तो कहता है जस्टिफाई, और क्या है, जब सेम वैल्यू रख रहा हूं तो ही 1 1 आ रहा है, जब सेम वैल्यू रख रहा हूं तो ही आउटपुट सेम आ रहा है, मतलब इनपुट सेम तो आउटपुट सेम। अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो मतलब डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट आ रहा है, मतलब ये तो मैनी 1 है, डिफरेंट इनपुट पर सेम वैल्यू आ रही है, मतलब वो तो आउटपुट सेम दे रहा है, मतलब वो मैनी 1 है ना कि 1 1। क्लियर है बात? चलिए अब बात करते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू के लिए। अब हम बात करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू में हमने क्या किया था, जैसे लास्ट क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन था, पहले हम मैपिंग लिखते हैं, फंक्शन की जो मैपिंग है वो है a to b, ठीक है। अगेन फंक्शन की मैपिंग पूरी लिख लेते हैं, r-3 मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो सर जो कोड डोमेन का जो सेट है ना वो है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है। मुझे रेंज निकालनी है, ऑन टू के लिए मुझे क्या चाहिए, रेंज चाहिए। तो मेरे पास जो फंक्शन गिवन है वो है x-2 अपॉन x-3। अगेन सर ऐसे तो मैं बहुत सारे रियल नंबर रख के देख सकता हूं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तो हम क्या करते हैं, इसको रीडिफाइन करते हैं, लेट करते हैं f of x इज इक्वल टू y, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3, ठीक है। अब मेरी बात दोबारा समझिएगा, अगर मैं इसको पहले लॉजिकली देखता हूं, है ना, अलजेब्रिकली से पहले एक बार लॉजिकली चेक करते हैं कि वैल्यू आ क्या कह सकती है। सर अगर मैंने x को 2 रख दिया ना तो ये 0 आ जाएगी वैल्यू, y 0 आ जाएगा, तो सर 0 एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अगर मैंने x को 4 रख दिया, x को मैं 4 रख सकता हूं, 3 नहीं रख सकता, देखो मैं x को 4 रख सकता हूं, 4 रखते ही ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव। अच्छा सर नेगेटिव आएगी क्या, हाँ नेगेटिव आएगी, देखो कैसे, 2 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू उठा लो आप, आंसर नेगेटिव आएगा, आई होप 2 और 3 के बीच में, है ना, हाँ रखो, जैसे मैंने रखा 2.3, x 2 और 3 के बीच में को रखो 2.3 माइनस 2 अपॉन 2.3 माइनस 3, ऊपर आएगा पॉजिटिव, नीचे आएगा नेगेटिव, तो अल्टीमेटली आंसर भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव भी आएगा, चेक करो आप यहाँ से, 2 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू रख दो आप, आपका आंसर नेगेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, ये तो लॉजिक कह रहा है हमारा, है ना। तो सर y की ये सब वैल्यू आएंगी,
क्लियर है? अब सर हम इसको है ना करते कैसे हैं, एक बार रीडिफाइन करते हैं फंक्शन को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो y की x से xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2, इस x को इधर प्लेस किया, xy माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2, x कॉमन तो ये आएगा y माइनस 1 3y माइनस 2, तो x विल बी इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। क्लियर है बात? अब हम क्या देखते हैं कि इसकी रेंज क्या हो सकती है, मतलब वैल्यू ऑफ y क्या हो सकती है। तो मैं एक बात लिखने जा रहा हूं, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट 1। चेक करो आप ध्यान से, अगर y को मैंने 1 रख दिया ना तब तो सर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो y को कुछ भी रखो, y को आप कुछ भी रखो, बस 1 ना रखें तो आपका ये फंक्शन डिफाइन होगा। क्लियर है बात? तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही आंसर आया था, यहाँ पे रियल -3 आया था, है ना, हमने उसको डायरेक्ट ले लिया था और लॉजिकल को इग्नोर कर दिया था। देखो अब मैं ध्यान से बताता हूँ, जब भी आपको आंसर देना है ना, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन लेना है, कॉमन, इसका और इसका कॉमन। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, बात समझें। ये लॉजिकल तो मेरे को कहता है 0 भी आंसर आएगा, पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। जब मैंने अलजेब्रिकली करा, अलजेब्रिकली वाली लाइन में नीचे बना रहा हूं, कहता है सब रियल नंबर आएंगे, सारे रियल नंबर आएंगे, बट 1 नहीं आएगा। इसको मैं नोट करके लिख रहा हूं, 1 नहीं आएगा। और 1 को मैं थोड़ा उधर लिखता हूं, 1 मिनट, ये तो 0 है सर, यहां 1 ले लो, 1 नहीं आएगा। तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा सर? सब कुछ कॉमन है ना, ये 0 है, ये क्या है, सब नेगेटिव है, ये सारा पॉजिटिव है ही, तो सर ये भी कॉमन है। लेकिन 1 इसमें कहता है नहीं आएगा, इसमें आएगा, तो ये तो कॉमन नहीं हुआ ना, तो कॉमन ये सारा पोर्शन है। तो अल्टीमेटली जो रेंज होगी ना, जो रेंज होगी वो क्या होगी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। और सर यही तो हमारे पास कोडोमेन है, विच इज इक्वल टू कोडोमेन सेट, हेंस ऑन टू, तो देयरफॉर ये ऑन टू फंक्शन भी होगा। बात समझे? पिछले वाले क्वेश्चन में r-3 आया था यहाँ पे, और यहां पर कह रहा था सब कुछ, तो वहां पर भी हमने रेंज को r-3 लिया था। रीजन क्या था? क्योंकि इसका और इसका, आप पिछले वाली स्लाइड्स पर जाएं, पिछले वाले क्वेश्चन को देखें, यहां पर रियल नंबर एक्सेप्ट 3 आया था और यहां पर सभी दिखा रहा था। तो अगर आप उन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो r-3 लिखा जाएगा, जैसा मैंने यहाँ पे r-1 लिखा। लेकिन उस क्वेश्चन में कोडोमेन रियल नंबर थी, तो वहां पर इक्वल नहीं आया था, तो वो ऑन टू नहीं था। लेकिन यहां पर कोडोमेन भी वही है जो रेंज का सेट है, तो हेंस इट इज ऑन टू एज वेल। क्लियर है बात? बहुत ही अच्छे सवाल है भाई, इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछता है, आप अच्छे से लिख लें इनको। तो चलिए स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन पर और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इफ फंक्शन की जो मैपिंग है रियल टू सेट ए, है ना, फंक्शन की जो मैपिंग है वो कैसी है? रियल टू सेट ए, गिवन बाय फंक्शन है मेरे पास, ये फंक्शन क्या है मेरे पास? x² माइनस 2x प्लस में 2 इज ऑन टू फंक्शन, ये फंक्शन ऑन टू है, ये फंक्शन ऑन टू है, इट इज एन ऑन टू फंक्शन। इस बात का फर्दर मतलब ये हुआ रेंज और कोडोमेन, मतलब रेंज और कोडोमेन का सेट ए है ना भाई। बात समझे, फंक्शन ये है, इट इज एन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का मतलब क्या है? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, जो कोडोमेन का सेट है वही रेंज का सेट है। कहता है फाइंड करके दिखाओ सेट ए। ठीक है, हमें सेट ए निकालना है। बेटा ध्यान से समझना, अगर वो ये कह दे ना इस बारे में कुछ ना कहा ये ऑन टू है, तो तब तो हम सेट ए निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है तो मैं रेंज तो निकाल ही सकता हूं ना। और अगर उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा कि भाई ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है या नहीं है, तब तो मुझे ये नहीं पता लगेगा ना कोडोमेन का सेट क्या होगा, क्योंकि ये तो कोडोमेन का सेट है। बात समझे, अगर मेरे पास ये फंक्शन है तो मैं इससे रेंज निकाल सकता हूं, और अगर फंक्शन ऑन टू है तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, है ना, तो कोडोमेन से सेट निकल जाएगा। ठीक है, रेंज के थ्रू कोडोमेन हमारे को मिल जाएगी क्योंकि ये ऑन टू फंक्शन। लेकिन अगर वो कह दे कि फंक्शन ये है और सेट ए निकाल के दिखाओ, तो मैं यहां से तो मैं रेंज ही निकाल सकता हूं, लेकिन क्या मुझे पहले से पता है ये ऑन टू है? तो कांट बी डिटरमाइंड, मतलब मैं विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन आई कैन ओनली फाइंड आउट द रेंज, लेकिन मेरे को ये नहीं बताया ये ऑन टू फंक्शन है, तो मैं सेट ए नहीं निकाल सकता। क्लियर है? ये थ्योरी अगर आपको क्लियर नहीं है तब तो भाई ये क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, और ये क्वेश्चन आते हैं 1-1, 2-2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखिए करेंगे कैसे।
एक बात पता लग गई कि मेरे को 1 1 वगैरह से कुछ रिलेटेड काम नहीं करना, मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि सेट ए क्या होगा। ठीक है, तो सेट ए निकालने के लिए मतलब कोडोमेन निकालने के लिए मैं पहले रेंज निकालता हूं। क्यों निकालता हूं? क्योंकि ये ऑन टू फंक्शन है, जो रेंज होगी वही कोडोमेन होगा। तो सर रेंज निकालने के लिए हम लॉजिकल भी जा सकते हैं, लेकिन सर ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लॉजिकल समझना थोड़ा मुश्किल होगा। उससे बढ़िया तरीका क्या है कि आप इसको रीडिफाइन कर दे, लेट कर ले fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 2। हालांकि इसको लॉजिकली भी सोचा जा सकता है, बट है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आपको x कहीं कहीं रख के देखने पड़ेंगे तो आपको पता लगेगा। कभी आप x को 1 रखोगे, कभी 2 रखोगे, कभी 3 रखोगे, उस तरह से आपको रख के देखने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको देख के बताऊं थोड़ा सा, अगर आइडिया देने की अगर आप लेना चाहते हैं लॉजिकली, तो सर एक बात पता है मुझे कि मेरे को x को रियल नंबर रखना है। x को अगर आपने 0 रख दिया तो आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, चेक करो। अच्छा सर x कभी नेगेटिव आएगा? कभी नेगेटिव नहीं आएगा, आप कोई भी नंबर रख के देख लो, है ना, x को आप रख के देखो, और सर ये 0 भी नहीं आएगा, ना 0 आएगा, ना 0 आएगा, ना नेगेटिव आएगा, कभी नहीं आएगा। आप रख के देखो, यहां पर 1 रखो, 1 + 2 3, 3 - 2 पॉजिटिव 1। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ 2 रख दिया, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 + 2, तो सर ये क्वांटिटी कैंसिल। अगर मैंने 3 रख दिया तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 + 2, तो 9 + 2 11, फिर पॉजिटिव। अच्छा सर नेगेटिव के भी नंबर रख दिए तब तो ये बिल्कुल पॉजिटिव। अब कुछ पॉइंट वाले नंबर रख के देख लेते हैं, जैसे कि मैंने रखा 0.3 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 0.3 + 2, तो ये कितना आएगा 0.09 माइनस 0.6 प्लस में 2, अगेन पॉजिटिव। चेक करो, ये 2 इसको पॉजिटिव बनाता जा रहा है। अच्छा मैंने रखा 0.9 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 0.9 + 2, तो क्या होगा ये हो गया 0.81 माइनस 1.8 प्लस में 2, अगेन पॉजिटिव। चेक करो, समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो हमेशा पॉजिटिव ही आंसर दे रहा है, ये बात मुझे समझ में आ चुकी है। चलो अब हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव भी कहां तक जा रहा है। ये सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है, देखो ध्यान से। सर सबसे छोटा नंबर 2 होगा। कैसे? देखो 1 रखो यहाँ पे, 1 रखो, हाँ x को 1 करो पुट। जब आप x को 1 पुट करेंगे ना, 1 - 2 + 2, तो ये क्वांटिटी कैंसिल, सबसे छोटा नंबर 1 होगा। मतलब रेंज जो है ना सबसे छोटी 1 आने वाली है। आप और कोई नंबर रखोगे ना 1 से बड़े बड़े आएंगे सभी। चेक करो आप, जैसे ही मैंने 1 रखा तभी मेरे पास रेंज 1 आ रही है, मतलब x को 1 लेने पर रेंज भी 1 आई, मतलब 1 से बड़ी बड़ी रेंज आएगी। अब आप x को कुछ भी रखते जाओ चाहे, ठीक है। लेकिन सर ऐसे तो इस क्वेश्चन को समझना बड़ा मुश्किल है। हाँ मैंने भी ये कहा कि इस तरह के क्वेश्चन को ट्राई करो रीडिफाइन करने की, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे सर। अब रीडेफिनेशन का मतलब ये होता है कि मैं इस पूरे क्वेश्चन को x के कॉन्टेक्स्ट में लिखूंगा, है ना। फंक्शन ऑफ x की जगह फंक्शन ऑफ y बनाऊंगा मैं इसको, ठीक है। तो सर यहाँ तो क्वाड्रेटिक है, और इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को जब आपको x को अकेला करना होता है तो यू हैव टू अप्लाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जो आपने इंटीग्रेशन में भी सीखना है। दूसरी बात ये 10th में भी सीख के आए हैं, और 11th में कॉनिक सेक्शंस में भी आपने सर्कल्स में कुछ क्वेश्चन किए थे विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मेथड, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसको हम। कैसे करेंगे सर, y इज इक्वल टू, उसके लिए क्या 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 रिक्वायरमेंट होती है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए माइनस 2x, और जो कांस्टेंट है उसको दूर कर देते हैं हम थोड़ा सा। अब करते क्या है, जो भी x का कोफिशिएंट है 2 है, उसका आधा करते हैं और उसका स्क्वायर जोड़ते हैं और उसी को घटाते हैं। तो 2 का आधा होगा 1, तो 1 का स्क्वायर मुझे ऐड करना है और 1 का स्क्वायर ही मुझे माइनस करना है। चेक करो आप, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ये बन गया मेरे पास x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 1। सर ये करा क्यों, मैंने दोबारा बता रहा हूं, मुझे x के कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन ऑफ x नहीं फंक्शन ऑफ y लिखना है। मुझे x इज इक्वल टू सब कुछ लिखना है, तो ऐसे लिखना बड़ा मुश्किल है ना। ऐसे कैसे लिखोगे आप, ऐसे तो लिख नहीं सकते ना कि सर मैं तो इस 2 को इधर भेज देता हूं, तो ये हो गया y - 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x। तो x कॉमन ले लेता हूं सर, x - 2 y - 2, तो x मेरे पास आ गया y - 2 अपॉन x - 2। ऐसे बोल सकते हैं हम, x जब भी x की वैल्यू आती है तो x एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो यहां भी x यहां भी x। तो ये प्रोसीजर तो कुछ समझ नहीं आया सर, ऐसे नहीं कर सकते। तो हम कुछ क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जब x को अकेला करना है इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं x - 1 होल स्क्वायर को एक तरफ रहने देता हूं, मैं LHS में ले आया हूं इसको, और इसको इधर भेजता हूं, तो ये होगा y - 1।
क्लियर है। अब x माइनस वन ये स्क्वायर है तो यहां प्लस माइनस रूट ओवर y माइनस वन, क्योंकि मुझे x को अकेला करना है तो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस वन प्लस वन। बताइए इतनी बात क्लियर है नहीं है? ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, सर x के कॉन्टेक्स्ट में मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है ना। अब मैं एक बात लिखने जा रहा हूं, क्या सर इट इज डिफाइंड। देखो मैं इस प्लस माइनस के लिए बॉदर नहीं हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रूट कि फंक्शन को डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए और डिवाइड में अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए, दो कंडीशन होती है ना। तो सर मैं ये बोल रहा हूं इट इज डिफाइंड when this y minus 1 is greater than equal to 0, तो therefore y greater than equal to 1। y क्या होगा? एक या एक से बड़ा, यही बात मैंने आपको बताई थी, पॉजिटिव होगा और एक या एक से बड़ा होगा। तो जो रेंज होगी ना मेरे पास, रेंज वो क्या आ गई? 1 इंक्लूसिव इंफिनिटी, नॉट इंक्लूसिव इंफिनिटी, राइट। तो लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है? बिकॉज इट इज एन ऑन टू फंक्शन, है ना, ऑन टू फंक्शन है। इट मींस इंप्लाइज दैट जो रेंज का जो सेट होता है वो कोडोमेन के इक्वल होता है। तो देयरफॉर कोडोमेन और सेट ए है ना सेट, हाँ, विल बी इक्वल टू 1 to नॉट इंक्लूसिव इंफिनिटी। क्लियर है ये बात? आपको एक अच्छा सवाल है, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, हालांकि समझाने में थोड़ा समय लगा लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अच्छा सवाल है, ठीक है। एक इसी तरह का क्वेश्चन और देखते हैं, बट वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कहता है इफ फंक्शन रियल टू बी, जो फंक्शन की जो मैपिंग है रियल सेट टू बी सेट दी हुई है, गिवन बाय फंक्शन जो है वो है मेरे पास sin x, अगेन इट इज एन ऑन टू फंक्शन, है ना। ये कैसा फंक्शन है सर? ऑन टू फंक्शन है। ये फंक्शन मेरे पास ऑन टू फंक्शन है। इस बात का फर्दर मतलब ये है जो इस सेट का कोडोमेन है वही उस सेट की रेंज है, रेंज और कोडोमेन सेम है, यही तो मतलब हुआ ना। अब हमें सेट बी निकालना है, तो सर सेट बी निकालना है मतलब मुझे रेंज निकालनी है ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स। भाई देखो क्लास 11th में आपने इसकी रेंज पढ़ी थी और हमने ना ग्राफिकली निकाली थी इसकी रेंज, एक एक चीजों को पुट कर करके देखा हमने कि इसकी रेंज किसके बीच में आ रही है। और आपके यहाँ 12th के 11th क्लास में बोलता है कि जो जाने पहचाने फंक्शंस है जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक, मॉड्यूलस, उन पर्टिकुलर फंक्शंस की रेंज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो जाने पहचाने, जो यूज टू हो चुके हैं इन फंक्शन से, आप उनकी रेंज डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से रेंज क्या होगी? sin x के साथ -1 से 1, ये बात तो सभी को पता है, 11 से पढ़ते आ रहे हैं। एंड इट इज एन ऑन टू फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? ऑन टू मीनिंग या मीन्स रेंज इज इक्वल टू द सेट ऑफ कोडोमेन, है ना, विच इज इक्वल टू सेट कौन सा? बी। तो देयरफॉर सेट बी क्या होगा? -1 से 1, यही हमें निकालना था। क्लियर है आपको ये बात? तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।